गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज जो है हमारी पार्लियामेंट की लास्ट क्लास जो है वो आज होगी। आज की क्लास में हम तीनों फंड्स जो हैं, कंसोलिडेटेड फंड, आपका कंटेंजेंसी फंड और जो आपका पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज ही की क्लास में आपको जो है ये जो आपका बजट जो है वो भी आज ही की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो तीन आपके फंड्स होते हैं और उसी के साथ साथ जो हमारे पेड बच्चे हैं उनको जो है पार्लियामेंट्री कमेटीज जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो पब्लिक क्लास होगी उसमें सिर्फ हमारे ये जो फंड्स जो हैं और जो बजट का प्रोसीजर जो है वही करवाया जाएगा। वो दोनों जो है वो आपके जो यूट्यूब पे जो है पब्लिक करके वो डाल दी जाएंगी। बाकी क्लास का जो बाकी पार्ट होगा वो प्राइवेट रहेगा। ठीक है, तो तीन फंड्स होते हैं हमारे। ठीक है, एक आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा पब्लिक अकाउंट्स और तीसरा आपका होता है कंटेंजेंसी फंड। ठीक है, साथ में मैंने इनके तीन बॉक्सेस बनाए हैं और इसी साइज में आपको बॉक्सेस जो है वो बनाने हैं। इन तीन बॉक्सेस का साइज जो है वो अलग अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे जो आपके आते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड में होते हैं, देन उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड देन फाइनली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है इसमें सबसे कम पैसे जो है वो होते हैं। इसकी लिमिट होती है आई थिंक 500 करोड़। ठीक है, ये इसकी अपर लिमिट होती है। इतने पैसे इसमें मैक्सिमम जो है वो होते हैं आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो सबसे कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेटेड फंड। तो इसमें ये जो पैसे जो आएंगे, ठीक है, आपके कंसोलिडेटेड फंड में ये तीन सोर्सेज के थ्रू पैसे जो है वो आते हैं। कंसोलिडेटेड फंड आपका कवर होता है आर्टिकल 266 क्लॉज 1 के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 266 क्लॉज 1 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि एक ऐसा फंड जो है वो होना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूडेड हो। ठीक है, तो उसका नाम हमने रख दिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो किसके तहत उसको क्रिएट किया गया? आर्टिकल 266 के तहत वो ऑलरेडी क्रिएटेड था, जिस वजह से ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी है। ठीक है, जो भी कह सकते हो। तो जो चीजें जो है किसी आर्टिकल के थ्रू क्रिएट हो या कोई आर्टिकल जो है स्पेशली उस चीज की मांग कर रहा हो या ऐसा बता रहा हो कि हाँ ऐसी चीज जो है वो होनी चाहिए, तो उस चीज को ये कहा जाता है कि वो चीज जो है आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी बॉडी को क्रिएट करने की बात करता है या ये कहता है कि इस आर्टिकल के तहत इस तरीके की बॉडी जो है वो क्रिएट की जाएगी, जैसे आर्टिकल 312 के तहत कहा जाता है कि यूपीएससी जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो यूपीएससी जो होगी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो कहलाएगी। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ठीक है, अब ये जो है इसमें होता क्या क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जितने भी सरकार जो है टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करेगी वो सारे आपके जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। उसके अलावा लोन्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरीके का कोई लोन जो है वो रेज करती है तो वो किस में जाएगा? आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। उसके अलावा एनी अदर इनकम रेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर इन दोनों के अलावा टैक्सेस और लोन्स के अलावा कोई भी दूसरी इनकम जो ये जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर वो रेज करती है तो वो कहां भी जाएंगी? आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो जो है वो चीज चली जाएगी। अब ये जो है ये सारे किसके अंदर होते हैं? ये आपके किसके अंडर आते हैं? पार्लियामेंट में। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कोई भी पैसा डालना है या उसमें से 1 रुपया भी निकालना है तो उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा? पार्लियामेंट से पहले वो बिल जो है वो पास करवाना पड़ेगा। और जब मैंने आपको मनी बिल जो है पिछली क्लास में मैंने आपको मनी बिल जो है उसके बारे में बताया था, तो मैंने उसमें बताया था कि अगर मनी बिल जो है मनी बिल की डेफिनेशन जब मैंने आपको करवाई थी तब मैंने आपको बताया था कि अगर हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ भी निकाल रहे हैं तो वो चीज क्या कहलाएगी? मनी बिल कहलाएगी। और मनी बिल कहां पे इंट्रोड्यूस होता है? आपका लोकसभा में। और लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने का रीजन क्या होता है? क्योंकि लोकसभा में एमपीज जो होते हैं वो चुन के भेजे हुए होते हैं जिनको सिटीजन्स ऑफ इंडिया ने चुना हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पैसा किनका है? सिटीजन ऑफ इंडिया का। टैक्स से कलेक्ट हुआ पैसा है, लोन रेज किए वहां से पैसा है। ठीक है, या कोई दूसरी इनकम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका पैसा कहां पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अब पैसा किनका है? लोगों का। ठीक है, आपके सिटीजन्स ऑफ इंडिया का पैसा है। अब उनको निकालने का या उनको यूज करने का अधिकार किनके पास होना चाहिए? उन्हीं एमपीज के पास होना चाहिए जिनको लोगों ने चुन के भेजा था। ठीक है, तो लोगों का पैसा वही एमपीज जो है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे जिनको लोगों ने चुन के भेजा था। ठीक है, लोगों ने अपना भरोसा दिखाया था कि हम इस एमपी को चुन के भेजते हैं तो ये एमपी जो है उसके रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसीज जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये बिल जो है ये लोकसभा में ही पास होता है। ठीक है, वहीं पे इंट्रोड्यूस होता है और वहीं पे इसको पास करवाया जाता है।
राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही रीजंस है। उसके अलावा इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में एक बात जो है और कही गई है कि हर एक स्टेट जो है उसका भी अपना अपना कंसोलिडेटेड फंड जो है वो होगा, ठीक है। वो बात भी आर्टिकल 266 के तहत ही कही गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 266 कहता है कि हर एक स्टेट जो है उसके पास भी अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट जो है वो होगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका कंसोलिडेटेड फंड। अब नेक्स्ट मूव करते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में कौन से पैसे आएंगे? उनमें वो पैसे आएंगे इनके अलावा कोई भी पैसा जो रेज किया गया हो, ठीक है। टैक्सेस, लोन्स और एनी अदर इनकम रेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अलावा कोई भी पैसा जो होगा वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें जो होती हैं, इसमें होती हैं आपके जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो आ गई, ठीक है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ठीक है, वो सारे जो है उसके पैसे यहाँ पे होते हैं आपके पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में। देन आपके जो पीएफ्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड्स जो होते हैं, उसके पैसे यहाँ पे होते हैं। और उसके अलावा चलान्स वगैरह जो होते हैं उनके पैसे जो हैं वो इसमें जाते हैं आपके पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है वो बनाया क्यों गया था? उसका बनाने के पीछे रीजन ये था कि मान लो अभी इसमें से हमें किसी भी तरीके का पैसे निकालने हैं तो उसमें से पार्लियामेंट जो है उसकी मंजूरी जो है पहले चाहिए होगी, ठीक है। मनी बिल करके उस चीज को पास करवाना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो है ये चीज जो है ये एक साल बाद जब हम बजट वगैरह निकालते हैं तो इसके पैसे जो है वहां पे यूज होते हैं, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा मौका आ जाए, ठीक है, जब सरकार को थोड़ी देर के लिए कुछ पैसे चाहिए, ठीक है, या मान लो जब बजट जो है अभी पास नहीं हुआ है लेकिन सरकार के पास जो है पैसे खत्म हो गए, ठीक है, तो 2 महीने बाद जो है बजट वो आना है, लेकिन वो 2 महीने तक सरकार तो चलानी है ना, तो उसको चलाने के लिए ये जो है पब्लिक अकाउंट्स में से पैसे वगैरह जो है वो निकाल लिए जाते हैं। या फिर मान लो आपके वो है उनकी पेंशन्स वगैरह देनी है, ठीक है, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, तो उसके लिए बार बार बिल तो नहीं पास करवाया जाएगा ना, तो इस वजह से वो पैसे जो है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में से निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर भी जो पूरा अधिकार जो होता है वो पार्लियामेंट का होता है, ठीक है। इसमें से भी पैसे अगर आपको निकालने तो पार्लियामेंट से ही बिल जो है वो पास करवाया जाएगा आपकी लोकसभा से, ठीक है। तो इसमें बस बेसिक डिफरेंस ये है कि एनी अदर इनकम रेज्ड बाय any other income raised from these sources, taxes, loans और any other income by government of India, तो वो जो होगी वो सारी आपकी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका अधिकार भी पार्लियामेंट के पास है। सेम जैसे यहाँ पे था कि स्टेट जो है, अच्छा इसका पब्लिक अकाउंट का जो आर्टिकल होता है वो होता है आपका आर्टिकल 266 क्लॉज 2, ठीक है, आर्टिकल 266 क्लॉज 2। और सेम जैसे आपकी स्टेट जो है यहाँ पे स्टेट्स के पास अपना वो था कंसोलिडेटेड फंड था पर्टिकुलर स्टेट का, सेम ऐसे ही पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है हर एक स्टेट का वो होगा, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स फॉर पर्टिकुलर स्टेट। तो ये भी आपका आर्टिकल 266 में ही कहा गया है, ठीक है। देन फाइनली आपका आता है कंटेंजेंसी फंड। कंटेंजेंसी फंड जो है जैसा कि आपको जो नाम उसका सजेस्ट कर रहा है कि कंटेंजेंसी फंड जो होता है वो इस वजह से यहाँ पे रखा गया है कि मान लो कोई ऐसा मौका आ जाए कि पैसे जो है उसकी जरूरत है, ठीक है, और जो हमारी ये है लोकसभा है वो डिसॉल्व हुई है, ठीक है, और कोई ऐसे सर्कमस्टांस आ गए हैं जिसके लिए फटाफट जो है पैसे की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल जब से मैं नोट कर रहा हूं तो तब से हर साल जो है आपके असम में फ्लड्स आते हैं और बिहार जो है वहां पे फ्लड्स जो है वो आते ही आते हैं। सरकार उसके बारे में कुछ नहीं करती, बस थोड़े से उनको पैसे जो है वो दे देती है हर साल जब भी फ्लड्स आते हैं। तो जब से मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, जब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तब से, और उससे 5-6 साल पहले से भी जब से मेरा ध्यान है इस चीज पे, तो वहां पे फ्लड जो है हर साल आते ही आते हैं। तो वहां पे क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इन 500 करोड़ में से 100 या 200 करोड़ निकाल के उनको जो है वो दे देते हैं, ठीक है। तो कंटेंजेंसी फंड जो है वो इसलिए क्रिएट किया जाता है कि कोई भी ऐसा क्या कहते हैं सर्कमस्टांस जो है वो आ जाए और पैसे जो है उसकी जरूरत हो, और वो जो है आपकी ये जो है इससे पास करवाए बिना वो पैसे जो है वो वहां पे दे दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पास नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। इसमें प्रोसीजर जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, वो प्रोसीजर समझ लो। मान लो क्या हुआ कि आपकी जो ये थी, अच्छा ये दोनों फंड जो थे ये किसके अंडर होते हैं, आपके पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंडर होते हैं। ये वाला फंड जो होता है इसकी अपर लिमिट होती है 500 करोड़, और ये किसके अंदर होता है, ये आपका प्रेसिडेंट के अंडर होता है। लेकिन इसको जो है हेड कौन करते हैं, मतलब ये फंड जो होगा वो प्रेसिडेंट के अंडर होगा, लेकिन जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे वो इसके ऊपर फैसला लेंगे। फाइनेंस
सेक्रेटरी के अंडर ये फंड रखा जाएगा, लेकिन वो उनको पावर जो है वो कहां से मिलेगी, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी आपके वो होते हैं हाईएस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो होते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, मान लो बिहार में फ्लड आ गए, ठीक है, अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, और हाउस जो है वो आपका सेशन में नहीं है। ठीक है, हाउस जो था वो आपका सेशन में नहीं था, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, इस 500 करोड़ में से 200 करोड़ क्या किया कि वो दे दिया बिहार फ्लड्स के लिए, बिहार फ्लड्स के लिए। ठीक है, तो अब इसकी लिमिट कितनी मेंटेन करके रखनी है, 500 करोड़। ठीक है, तो अभी क्या था कि हाउस जो था वो सेशन में नहीं था। ठीक है, या हाउस जो था वो डिसॉल्व हुआ था। ठीक है, तो अब 200 करोड़ निकाल के वो उसकी जरूरत अभी थी तो वो फटाफट रिलीफ फंड के तौर पे वो उनको दे दिया गया, उनकी रिलीफ के लिए 200 करोड़ जो है वो अलॉट हो गया। ठीक है, अब इसकी लिमिट कितनी है, 500 करोड़। अब क्या किया जाएगा, जैसे ही लोकसभा सेशन में आएगी, ये 200 करोड़ का जो बिल था ना, जो प्रेसिडेंट ने या आपके फाइनेंस सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट के कहने के ऊपर वो वहां पे एलोकेट किया, नाम वैसे प्रेसिडेंट का ही जाता है वहां पे, तो प्रेसिडेंट के कहने के ऊपर जो है एलोकेट किया, तब जैसे ही ये सेशन में आएगी तो ये 200 करोड़ का जो बिल था, ठीक है, उसको पास करवाया जाएगा कि वहां पे जरूरत थी तो ये जो 200 करोड़ का बिल जो है ये पास कर दिया जाए। ठीक है, तो 200 करोड़ जो यहां से निकले थे ये बिल जो है यहाँ पे पास हो जाएगा और ये 200 करोड़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल के दोबारा से ये जो 500 वाला कोटा है इसको पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। उसी के साथ इसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 267। ठीक है, और साथ ही साथ ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, साथ ही साथ ये भी मेंशन किया हुआ है इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 267 में, कि हर एक स्टेट का भी अपना कंटिजेंसी फंड जो है वो होगा। ठीक है, तो ये था आपका तीनों फंड्स। अब इसके बारे में लिख लो, हाँ इसके बारे में लिख लो, एंड देन उसके बाद हम जो है हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है आर्टिकल 112 उसको डिस्कस करेंगे। तो नोट्स बनाने स्टार्ट करो, पहले लिखो फंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जिसको बजट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका आर्टिकल होता है 112, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कहीं पे भी बजट वर्ड जो है वो मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, उसमें यही लिखा गया है कि आर्टिकल 112 उसमें लिखा गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी, वही चीज कहलाएगी आपका आर्टिकल 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बजट हम जो है लेमन लैंग्वेज में बजट वर्ड जो है वो यूज कर देते हैं, लेकिन कहीं पे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड जो है वो कहीं पर भी मेंशन जो है वो नहीं किया गया। ठीक है, 2015 के प्री में आई थिंक ये सवाल जो है ये पूछा गया था 15 के प्री पीपीएससी में कि बजट जो है उसका मेंशन जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो वेरियस आर्टिकल्स दिए गए थे, चौथा उसका ऑप्शन था कि नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो उसमें आंसर आना था नन ऑफ द अबव। ठीक है, बीच में कहीं पे आया था, मैं श्योर नहीं हूँ कि पीपीएससी ने पूछा या फिर नहीं पूछा है, तो आई थिंक पीपीएससी ने हो सकता है 15 में ना पूछा हो, 13 या 14 में पूछ लिया हो, तो मैं उसके बारे में ईयर के बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन पीपीएससी ने एक बार ये सवाल जो है वो पूछा है आपसे। ठीक है, तो एनुअल जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें बेसिकली जो है 3 साल का डेटा जो है वो आपका होता है। ठीक है, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर जो है वो समझना होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट कहां से हो जाता है, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, तो इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023 से जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस साल का, इस चीज को कहा जाएगा करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ये करंट फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा आपका फर्स्ट ईयर से। ठीक है, तो आज डेट कितनी है, आज अगर मान लो 10 फेब है, ठीक है, आई थिंक 11 या 12 फेब होगी, हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं 10 फेब 2023 चल रही है। ठीक है, तो अभी इस दिन आज हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक जो है अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो ये चल रहा है। ठीक है, तो बजट जो हमारा आया है अभी, ठीक है, बजट जो हमारा आया वो इसके लिए आया है। ठीक है, इस ईयर के लिए आया है 2023-24 के लिए। ठीक है, इसको मानते करंट नहीं मानते, इसको फॉलोइंग ईयर मानते हैं, फॉलोइंग ईयर। ठीक है, क्योंकि बजट कब दिया गया है, बजट दिया गया है ऑलमोस्ट 10 फेब के आसपास दिया गया, मे बी 7 या 8 फेब, 7 फेब को दिया था बजट हमारा, 7 फेब
2022 को बजट जो है वो हमारा पेश हुआ, ठीक है। तो ये फॉलोइंग ईयर के लिए बजट जो उन्होंने दिया कि आगे वाले साल में, ठीक है, अगले साल में 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक सरकार जो है अपने पैसे किस तरीके से यूज करेगी, उस फॉलोइंग ईयर के लिए आपको बजट जो है वो दिया गया, ठीक है। तो उस फॉलोइंग ईयर के लिए आपको बजट जो है वो निकाला गया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्या होता है। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ठीक है, कौन कौन से ईयर्स का डेटा जो उसमें इंक्लूड होता है। सबसे पहले एस्टिमेट्स दिए जाते हैं फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है। जैसे हमारा बजट कौन से साल का निकला है अभी, 2023 और 24 का, ठीक है। तो इसमें एस्टिमेट्स दिए गए हैं कि इतना हमारे पास जो इतने पैसे जो हमारे पास आएंगे, इतना हमारा खर्च होगा, ये पैसे हम यहाँ पे लगाएंगे, वो सारी बातें जो है वो इसमें की जाती हैं एस्टिमेट्स ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। कौन से ईयर के लिए, 23 और 24 के लिए। तो अभी बजट कौन सा आया है, बजट आया है 2023 और 24 का, ठीक है। तो उसी ईयर का बजट जब आता है उसी ईयर के एस्टिमेट जो है वो दिए जाते हैं। अब ये बजट पेश कब हो रहा होता है, ठीक है, पेश कब हो रहा था, ये 7 फरवरी 2022 को पेश हो रहा था, ठीक है। अब इसमें सरकार के क्या होते हैं, 4 जो होते हैं इसमें क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। पहला क्वार्टर आपका शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से लेके 3 महीने के जो क्वार्टर जो है वो होते हैं अप्रैल, मई और जून, ठीक है। 31 जून तक का क्वार्टर जो है वो एक होगा, ठीक है। सेकंड क्वार्टर जो है आपका 1 जुलाई को जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, 31 सितंबर को जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड क्वार्टर जो होगा वो स्टार्ट होगा आपका 1 अक्टूबर से, ठीक है। तो अक्टूबर से लेके वो कब तक चलेगा, दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। देन आपका 1 जन से लेके 31 मार्च तक जो है ये आपका लास्ट क्वार्टर जो है वो चलता है, ठीक है। तो अभी जब हमारा बजट जब पेश किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा क्वार्टर चल रहा था, 4th क्वार्टर जो है वो चल रहा था, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला क्वार्टर, और कौन से ईयर का, 2023 का, ठीक है। तो ये वाले ईयर का क्वार्टर जो था वो चल रहा था यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर जहां पे वो खड़े होके बजट, जिस ईयर फाइनेंशियल ईयर में वो खड़े होके अपना बजट जो है वो पेश कर रहे हैं, इस वजह से वो कहलाता है आपका करंट फाइनेंशियल ईयर। अब उसके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो है वो यहाँ पे दिए जाते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर्स में, ये 3 क्वार्टर्स जो है ये निकल चुके हैं, ठीक है। तो इन 3 क्वार्टर्स में हमने कितने पैसे जो है सरकार ने लगाए और कितनी हमने स्कीम्स वगैरह निकाली, कितने पैसे हमारे पास आए, वो सारी चीजें जो है वो इसमें बताई जाती है, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता, क्यों, क्योंकि अभी ये जो लास्ट क्वार्टर है इसका डेटा आना बाकी होता है, ठीक है। क्योंकि अभी 31 मार्च के बाद जो है उसका सारा डेटा जो है वो आएगा, ठीक है। तो इसके एस्टिमेट्स होते हैं। उसके अलावा जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, कौन सा, 21 और 22 का, अब उसके सारा डेटा जो है वो तो आ गया होगा, ठीक है। तो उसकी एक्चुअल रिसिप्ट्स, ठीक है, कि कितना सरकार ने एक्सपेंडिचर किया, उसकी एक्चुअल रिसिप्ट जो है वो यहाँ पे आपके बजट में दी जाती है, ठीक है। तीनों को दोबारा से समझो। बजट किस साल में पेश हो रहा है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में। कौन सा ईयर चल रहा है, 2022 और 2023 का फाइनेंशियल ईयर जो है वो चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर मैंने बता दिया कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, अगले साल की 31 मार्च तक वो चलता है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर में खड़े होके जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बजट पेश किया, ठीक है। अब उसमें लेकिन किसके लिए, अगले साल के लिए बजट पेश किया, तो 2023 से 2024 का बजट जो है उन्होंने पेश किया, ठीक है। तो ये आ गया कि कितना हमारा एस्टिमेट होगा, कितना खर्च हम करेंगे, वो यहाँ पे दे दिया उन्होंने। पिछले 3 क्वार्टर्स का, ठीक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर के 3 क्वार्टर्स के जो एस्टिमेट्स जो थे उन्होंने यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब चौथे के कैसे देंगे, चौथे के तो नहीं दे सकते, इस वजह से जो एक्चुअल रिसिप्ट जो थी पिछले साल की कि इतना हमने कमाया, इतना लगाया, वो जो है वो भी दिया जाता है। तो 3 चीजें होती है आपकी बजट में, ठीक है। 3 साल का डेटा जो है वो इसमें इंक्लूड होता है। आने वाले साल के एस्टिमेट्स, पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट्स और अगले साल की और उससे पिछले साल की, रुक जाओ, आने वाले साल के एस्टिमेट्स, उस करंट ईयर के रिवाइज एस्टिमेट्स और उससे पिछले साल के एक्चुअल रिसिप्ट्स जो थी वो उस आपके जो फाइनेंशियल बजट जो होता है वो उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि बजट में सबसे पहले होता क्या क्या है,
ठीक है। अब बजट जो है वो किस तरीके से पास होता है, उसकी 5-6 स्टेजेस जो है वो होती हैं। उससे पहले एक चीज जो है वो समझ लो कि सरकार जो है वो पैसे आएंगे और किस तरीके से सरकार जो है पैसे लगाएगी, वो फंडा जो है वो किस तरीके से चलता है, ठीक है। तो सरकार जो पैसे लगाती है, ठीक है, किसमें से लगाती है, गवर्नमेंट के पास जो फंड जो है इकट्ठे हुए होते हैं पिछले साल, ठीक है, कि कितना उन्होंने, अब फंड जो है वो किस तरीके से कलेक्ट होंगे, वो कलेक्ट होते हैं जितने हमने टैक्सेस जो है वो पे किए, जितने सरकार ने लोन जो है जिनको रेज किया, और उसके अलावा एनी अदर इनकम, ठीक है, वो कंसोलिडेटेड फंड वगैरह जो समझाना तो इसी वजह से समझाया गया था आपको, ठीक है। तो ये जो है ये सारा किसके पास जाता है, गवर्नमेंट फंड्स में जाता है, ठीक है। तो ये सारी क्या कहलाती है, सरकार का रेवेन्यू या सरकार की रिसिप्ट्स, ठीक है, कि सरकार ने इतना पैसा कमाया, ठीक है, तो इतना पैसा कमा के वो चला गया गवर्नमेंट फंड, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज जो है वो ऐसे नहीं जाती, ठीक है। अगर हमें सरकार को कोई भी पैसा देना है या कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी पैसा निकालना है या कोई भी पैसा उसमें डालना है, तो उसके लिए क्या होगा, एक मनी बिल जो है वो लाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करवाया जाता है, आपका एक फाइनेंस बिल जो होता है उसको पास करवाया जाता है। अब ये जो फाइनेंस बिल आएगा ये आपका आर्टिकल 102 के तहत आएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको फाइनेंशियल बिल करवाया था आर्टिकल 117 के तहत, ठीक है। तो वो वाला फाइनेंशियल बिल जो था वो अलग था, ये चीज कहलाएगी आपकी फाइनेंस बिल, ठीक है। तो इसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ये अलग चीज है, फाइनेंस बिल अलग चीज है, फाइनेंशियल बिल जो है वो अलग चीज है, ठीक है। फाइनेंस बिल बनके वो पास होगा अंडर आर्टिकल 112, ठीक है। तो वो जो है फाइनेंस बिल पास होके वो आपके गवर्नमेंट फंड्स में चला जाएगा, ठीक है। अब ये पास किस तरीके से होगा वो पूरी बजट की कहानी है, ठीक है, अभी मोटा मोटा बता रहा हूं। गवर्नमेंट के पास पैसे चले गए, अब गवर्नमेंट ने क्या करना है, बजट बना रहा है और इन पैसों को लगाना है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, कहां कहां पे, चार्ज ऑन और चार्ज फ्रॉम, ठीक है। अब पैसे, लोगों के पैसे अब उनको खर्च करने हैं, तो उसके लिए भी एक मनी बिल जो है वो लाया जाएगा, तो उसको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, कि मनी जो है कहां कहां पे एप्रोप्रिएट करनी है, कहां कहां पे पैसे जो है वो लगाने हैं, कितने पैसे किसको दिए जाएंगे, कितने पैसे जो आपकी एजुकेशन के लिए लगाए जाएंगे, कितने पैसे जो है आपकी साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसरो वगैरह को दिए जाएंगे, कितने पैसे जो आपके डिफेंस में लगाए जाएंगे, कितने पैसे जो है आपको रेलवे के लिए दिए जाएंगे, वो सारा आपका आएगा एप्रोप्रिएशन बिल के तहत, ठीक है। तो जब पैसे सरकार इकट्ठे करेगी वो कहां से करेगी, फाइनेंशियल बिल के थ्रू करेगी, ठीक है। किस चीज में आएगी वो चीज, क्या कहलाएगी वो चीज, सरकार का रेवेन्यू या सरकार की रिसिप्ट्स। उसके बाद सरकार जब पैसे लगाएगी किसके थ्रू लगाएगी, एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू, ठीक है। कैसे लगाएगी, चार्ज ऑन और चार्ज फ्रॉम के तरीके से, ठीक है। वो स्टार्टिंग में मैंने आपको करवाया था, वो चीज क्या कहलाएगी, सरकार का एक्सपेंडिचर, सरकार के पास कितना पैसा आया, सरकार ने कितना पैसा लगाया, ये सारा कहलाएगा आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बजट, ठीक है। अब ये किस किस स्टेजेस से जाएगा वो आपको थोड़ी देर में करवाता हूं, लेकिन उससे पहले जितना ये कर लिया है इसको लिख लो, ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, इसमें हमने डिस्कस करनी है कि स्टेजेस ऑफ बजट जो है वो क्या होती है, किस तरीके से आपका बजट जो है वो पेश होता है या पास होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहली जो इसकी स्टेज जो है वो ये कहलाती है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होता है कि जो आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जैसे इस साल जो है निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने बजट जो है इस साल का पेश किया, तो जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो आपके बजट जो है उसको प्रेजेंट करते हैं हाउस के सामने, ठीक है। और ये आता कहां पे, सबसे पहले लोकसभा में ये बजट जो है वो खड़े होके जो है अपनी स्पीच वगैरह जो ये देते हैं, मोटी मोटी चीजें जो है वो बताई जाती हैं, ठीक है। क्लॉज बाय क्लॉज कुछ भी यहाँ पे डिस्कशन जो है वो नहीं होती, मोटी मोटी चीज जो है ये बता दी जाती है कि बजट जो है वो हम लाने जा रहे हैं, इतना हमारा बजट होगा, इतना हमने पैसा जो है इकट्ठा किया और इतना जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना पैसा जो है अगले बजट में हम इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका, इतनी चीज जो है मोटी मोटी चीज वो बता के जाते हैं आपके कहां पे, लोकसभा में, ठीक है। इतना बताने के बाद वो क्या करते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, ठीक है। इतनी मोटी वो जो आपका इतना मोटा जो आपका बजट होता है उनको वहां पे रखाते हैं, ठीक है। वहां पे कुछ नहीं बताया जाता, ठीक है, जो बातें इन्होंने यहाँ पे कर दी फाइनल है वो, ठीक है। वहां पे कुछ नहीं बताया जाएगा, वहां पे मान लो ये सारा बजट है ये वहां पे रख दिया जाएगा, उनको बोल दिया जाएगा पढ़ लो, ठीक है। और उनको पास तो आपको उनको करना ही होता है, ठीक है। वो मैंने बताया कि 12 अगर नहीं भी करेंगे तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका बजट जो है ये यहाँ पे इस तरीके से आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो बजट जाता है आपका पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट में जाता है, वहां पे उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होती है, ठीक है। बजट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, स्टेज 2 में क्या होगा कि उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होगी, अभी भी पूरा बजट नहीं पढ़ा जाएगा, क्लॉज बाय क्लॉज उसको नहीं पढ़ा जाएगा, जनरल डिस्कशन जो है उसके ऊपर होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 3-4 दिन के लिए आपका हाउस जो है वो अडजर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। हाउस जो है 3-4 दिन के लिए अडजर्न कर दिया जाएगा।
डिस्कशन के बाद, ठीक है। अब जब हाउस जब एडजर्न होगा 3-4 दिन के लिए, उसमें क्या होगा कि ये जो आपके यहाँ पे ये जो एमपीज वगैरह जो है वेरियस डिपार्टमेंटल कमिटीज से वो जो बिलोंग करते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, देन आपका दूसरा यूथ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो गया, तो उसके मिनिस्टर्स जो है क्या करेंगे, उसकी स्क्रूटनी जो है वो की जाएगी उनके द्वारा, और जो सीनियर आईएएस ऑफिसर जो होते हैं उनके द्वारा वो स्क्रूटनी जो है वेरियस डिपार्टमेंटल कमिटीज में वो स्क्रूटनी जो है वो होने के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो 3-4 दिन के लिए बाकी हाउस जो है वो एडजर्न कर दिया जाएगा और इन्हीं 3-4 दिन में ये स्क्रूटनी जो है ये यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। तो स्टेज 3 जो है उसमें आपका क्या होगा कि यहाँ पे ये जो है आपकी स्क्रूटनी जो है ये सारी की जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज जो है वो फेमस हुआ करती थी जिसको कहा जाता था वोट ऑन डिमांड। वोट ऑन डिमांड ये आजकल जो है ये न्यूज में नहीं है, ये आर्टिकल 116 क्लॉज जो है ए के तहत जो है ये आपकी आती थी वोट ऑन डिमांड, ठीक है। अब वोट ऑन डिमांड आप आजकल तो न्यूज में नहीं है, ठीक है, और आपके बजट पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो कल को ये चीज जो है ये न्यूज में आ जाए और आपने मान लो कहीं पे किसी न किसी पुरानी बुक में पढ़ लियो कि वोट ऑन डिमांड जैसी कोई चीज होती है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि आपको वोट ऑन डिमांड जो है वो नहीं करवाया गया, ठीक है। तो इसी वजह से आज ही करवा रहा हूं वोट ऑन डिमांड। वोट ऑन डिमांड क्या होता है, पहले बजट क्या होता था, पहले बजट आपका आता था मार्च 31 तक, ठीक है, 31 मार्च जो है, और इनफैक्ट कई बार वो बजट जो है अप्रैल मई तक भी चला जाता था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में कहानी बताई थी कि जो बजट जो होता है कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है, फाइनेंशियल ईयर जो आपका आने वाला फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके 2024 तक का जो फाइनेंशियल ईयर आया उसके लिए ये बजट जो है वो पेश हुआ है, ठीक है। बजट हमारा कब पेश हो गया, 2022 की फेब 7 को ही वो बजट पेश हो गया, ठीक है। 2023 की फेब 7 को ही बजट जो है वो पेश हो गया, ठीक है, यानी कि पुराने फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। कौन से वाले में, 2022-23 वाले फाइनेंशियल ईयर में बजट जो है वो पेश हो गया, ठीक है। अब जब यहां पे होता था, यहां पे क्या होता था कि बजट जो होता था वो मार्च अप्रैल मई तक चला जाता था, ठीक है, लेकिन उसके लिए सरकार के पास पैसे तो होते ही नहीं थे, ठीक है। तो सरकार क्या करती थी, सरकार क्या करती थी, 2 महीने का पैसा जो है वो बजट पेश होने से पहले ही ले लेती थी, ठीक है। वो किस तरीके से ले लेती थी, मान लो पूरे साल आपको 1200 रुपये जो है वो दिए जाएंगे खर्च करने के लिए, ठीक है। तो मतलब 12 महीने होते हैं, तो हर महीने का मान लो 100 रुपया जो है हर महीने का बन गया, ठीक है। 12 महीने के अकॉर्डिंग हर महीने का 100 रुपया बन गया कि एक महीने के लिए 100 रुपया जो है वो आपको अलॉट हुआ है कि इसी में आपको गुजारा जो है वो करना है, ठीक है। अब सरकार क्या करती थी, 2 महीने का जो है इसके 1200 का 1/6 जो है 1/6 ऑफ टोटल बजट वो जो है वो पहले ही ले लेती थी, ठीक है। यानी कि 2 महीने का खर्चा जो था एक्सपेंडिचर वो पहले ही ले लिया जाता था, उसी चीज को वोट ऑन डिमांड जो है वो कहा जाता था, ठीक है। अब ये वोट ऑन डिमांड जो है वो किस तरीके से होता था कि जो सरकार होती थी वो पहले ही इसके ऊपर वोटिंग जो है वो कर लेती थी कि हमें जो ये बजट जो है बजट पास होने से पहले ही इसके ऊपर वोटिंग जो है वो कर दी जाती थी, ठीक है। और जब फाइनल बजट आता था उसमें उनको ये 1/6 पार्ट जो है वो उनको डिडक्ट कर दिया जाता वहां से, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसको निकलवा लिया होता था। यही चीज कहलाती थी आपकी वोट ऑन डिमांड, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंटल कमेटी से जाने से पहले ये वोट ऑन डिमांड जो है ये हो जाया करती थी, ठीक है। लेकिन अब ये वोट ऑन डिमांड जो है वो नहीं होती, क्यों, क्योंकि बजट जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर से पहले ही, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर से पहले ही पेश हो जाता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये कहलाती है आपकी वोट ऑन डिमांड। उसके बाद क्या होगा कि सारी जो है ये स्क्रूटनी जो है ये की जाएगी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि क्लॉज बाय क्लॉज जो चीजें जो होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है एंड देन उनके ऊपर जो है वोटिंग वो होती है, सॉरी क्लॉज बाय क्लॉज चीजों को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। देन आता है आपका नेक्स्ट स्टेज 4 जो है ये वोट ऑन डिमांड, स्टेज 4 ये थी आपकी स्टेज 3, ठीक है, जहां पे वेरियस डिपार्टमेंट जो होते हैं, आई थिंक 24 डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंटल कमेटीज होती हैं, ये भी आज ही की क्लास में हमने कवर करना है। तो 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज में ये बजट जो है ये आपका जाता है, वहां पे डिस्कस होता है क्लॉज बाय क्लॉज, ठीक है। लेकिन जितना भी बजट आपका बना है उसका सिर्फ 20 से 25% ही टोटल बजट का डिस्कस होता है, बाकी सारा बजट जो होगा वो आपका एज इट इज ही पास कर दिया जाता है, हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना डिस्कस होना था हो गया, ठीक है। अब क्या होगा 3-4 दिन में, ठीक है, वो इतनी मोटी बुक होती है, ठीक है, तो उसको जो है सारा तो हम 3-4 दिन में डिस्कस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जितना डिस्कस होता है देन फाइनली अब इसको पास करवाने का वो जो
सारी जिम्मेदारी होती है वो होती है स्पीकर की, ठीक है। तो स्पीकर को उसको पास करवाना ही पड़ता है, तो वो 3-4 दिन की छुट्टी देता है, डिपार्टमेंटल कमेटीज को कहता है कि आप पढ़ लो इसमें जो कुछ लिखा है और देन स्क्रूटनाइज उसको कर लो एंड देन हमें जो है उसके ऊपर वोटिंग जो है वो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज जो होती है आपकी स्टेज 4, उसमें वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो की जाती है, ठीक है। तो इसमें वेरियस तरीके के मोशन जो है वो आपके होते हैं, जैसे आपके कट मोशन जो है इसमें लाया जाता है, तो उन मोशंस जो है उनको समझो, ठीक है। यहाँ पे उनके ऊपर जो है वोटिंग हो रही है, ठीक है, कि वो जो है डिस्कस किया जाएगा कि मान लो ये बजट है, इसका सेक्शन 66 का क्लॉज 4 जो है वो हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस किया जाता है, देन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन जो है इसके फेवर में है, ठीक है। तो मंत्री अपने ही होते हैं उनके, या एमपीज जो होते हैं, क्योंकि जो सरकार जीती है वही बजट पेश करेगी, तो मंत्री उनके अपने ही होते हैं, ठीक है। और 50% इसको पास करवाना होता है 50% मत से, ठीक है। तो अगर मंत्री कह देते हैं कि यस हम मंजूर है तो उसको पास कर दिया जाता है, अदरवाइज पास नहीं किया जाता, ठीक है। जनरली वो जो होता है वो पास हो जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर वोटिंग जो है वो होती है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो डिस्कशन होती है। बुक्स में ऐसा लिखा जाता है कि क्लॉज बाय क्लॉज होती है, लेकिन नहीं होती, ठीक है। सारा बजट एज इट इज पेश कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। अब जो इसमें वोट ऑन डिमांड होती है, इसमें 3 तरीके के कट मोशन जो है वो लाए जाते हैं, ठीक है। कट मोशन, सबसे पहला होता है आपका पॉलिसी कट, ठीक है। सेकेंड होता है आपका टोकन कट, और थर्ड होता है आपका इकोनॉमी कट, इकोनॉमी कट, ठीक है। पॉलिसी कट का मतलब क्या होता है कि मान लो सरकार ने कोई बजट जो है वो पेश किया, ठीक है, कोई पॉलिसी सरकार लेके आई, ठीक है। तो उस पॉलिसी में ये कहा गया है कि उस पॉलिसी के लिए हमें जो है सरकार बोलेगी कि हमें जो है 100 करोड़ रुपया जो है वो चाहिए, ठीक है। तो ये डिमांड रखी जाएगी। अब वोटिंग और डिमांड में क्या होगा, इसके ऊपर वोटिंग जो है वो की जाएगी। मान लो अगर ये पॉलिसी कट मोशन पास हो गया, ठीक है। ये पास किस तरीके से होगा, जब बहुत से जो आपके मंत्री जो है वो ये कह देंगे कि हमें आपकी ये पॉलिसी ही नहीं पसंद, तो हम इसके ऊपर पॉलिसी कट जो है वो लाने जा रहे हैं। पॉलिसी कट का मतलब क्या होता है, पॉलिसी कट का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज सरकार ने लोगों से क्या मांगा, 100 करोड़ रुपया मांगा, अगर पॉलिसी कट मोशन जो है वो पास हो गया तो इनको 100 करोड़ रुपए के बदले क्या बनेगा, 1 रुपी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 रुपी ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 रुपी जो है वो उनको मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की एक मेजर पॉलिसी थी, वो पॉलिसी ही डिस्कार्ड हो गई। इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो पॉलिसी डिस्कार्ड हो गई है तो जो आपका हाउस है उसको अपनी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है। तो अगर पॉलिसी कट मोशन इंट्रोड्यूस हो जाता है तो सरकार क्या होगी, सेंशर्ड हो जाएगी, ठीक है। पॉलिसी कट मोशन के बाद क्या होगा, सरकार सेंशर्ड हो जाएगी और सेंशर मोशन जो है वो लाया जाएगा। सेंशर मोशन जैसे ही आएगा उसी के बाद सरकार के ऊपर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाता है कि ये जो है आपके हाउस जो है उसको अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो वो सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन जो है अपना प्रूव करना होगा। अगर वो सरकार अपना कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव नहीं कर पाती, सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो पॉलिसी कट मोशन इंट्रोड्यूस होने के साथ क्या लीड करेगा, अगर पॉलिसी कट मोशन इंट्रोड्यूस हो जाता है और पास हो जाता है तो उसका मतलब क्या होगा कि आपकी सरकार जो है वो गिर सकती है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका पॉलिसी कट मोशन, ठीक है। जितना पैसा उन्होंने मांगा, 100 करोड़ मांगा, 200 करोड़ मांगा, ठीक है, भले ही 100 रुपए मांगे, कितने भी मांगे, ठीक है, तो सरकार को मिलेगा क्या अगर पॉलिसी कट मोशन इंट्रोड्यूस हो जाता है, 1 रुपया, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका पॉलिसी कट। नेक्स्ट होता है आपका टोकन कट, ठीक है। टोकन कट का मतलब क्या होता है कि मान लो सरकार ने बोला कि हमें इसके लिए 50 करोड़ रुपए चाहिए या 100 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है। तो टोकन कट का मतलब क्या होता है कि अगर टोकन कट मोशन, बेसिकली जो आपके एमपीज होते हैं वो टोकन कट मोशन इसलिए लाके आते हैं बेसिकली ये शो करने के लिए कि हम जो है हमें आपकी पॉलिसीज वगैरह जो है वो पसंद नहीं है। तो उसमें क्या होता है, अगर टोकन कट मोशन आ जाता है तो जितना पैसा उन्होंने मांगा होगा, ठीक है, मान लो 100 करोड़ मांगा है, तो उसमें से 100 रुपीज जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना पैसा इन्होंने मांगा है तो उसका मतलब क्या होगा, 100 करोड़ मांगा था तो सरकार को कितना मिलेगा, 100 करोड़ 99 लाख 99,900 रुपया, ठीक है।
तो इतने पैसे जो है वो सरकार को मिलेंगे, सिर्फ 100 रुपया जो है वो टोकन कट मोशन में चला जाएगा और वो जो है 100 रुपया कम होके जितना भी उन्होंने मांगा होगा, अगर 200 रुपए मांगते तो 100 रुपया कम होके मिलता, 100 करोड़ मांगेंगे तो उसमें से भी 100 रुपया कम होगा, ठीक है। लेकिन पॉलिसी कट में क्या हो रहा है कि अगर 100 करोड़ मांगा है तो 100 करोड़ की जगह 1 रुपया ही मिलेगा अगर पॉलिसी कट मोशन इंट्रोड्यूस होके पास हो जाता है तो, ठीक है। लास्ट होता है आपका इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट में क्या होता है कि इकोनॉमी कट में कोई भी आपकी जो ये जो है कितने से रिड्यूस होना है ये चीज जो है ये मेंशन नहीं की गई, ठीक है। तो मान लो सरकार जो है उसने 100 करोड़ मांगे, ठीक है, 100 करोड़ किसी पर्टिकुलर चीज के लिए मांगे, मान लो एजुकेशन के लिए मांगे, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी कट मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो बताएंगे कि हाँ जी हम आपको 100 करोड़ नहीं देंगे, हम आपको इसके लिए 98 करोड़ जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो 98 करोड़ रुपया जो है उनको दे दिया जाएगा और वो जो 2 करोड़ होगा वो इकोनॉमिक कट के तहत उसको काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा था आपका वोटिंग ऑन डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे वोटिंग ऑन डिमांड में ये 3 चीजें जो है ये हो सकती है, पॉलिसी कट, टोकन कट और इकोनॉमी कट, ठीक है। ये लिखना मत, मैं जो है जब आपको नोट्स बनवा रहे हैं तो ये वहां पे लिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट स्टेज जो होती है आपकी वो होती है इसके लिए पासिंग ऑन वोटिंग ऑन एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा था, अब क्लॉज बाय क्लॉज चीजें जो है मैंने आपको बोली थी कि क्लॉज बाय क्लॉज चीजें जो है ये यहाँ पे डिस्कस होती हैं, ऐसा लिखा जाता है लेकिन होती नहीं है, ठीक है। तो ये सब होने के बाद, ठीक है, अब सरकार ने इसको बोला होता है स्पीकर को कि इतने टाइम के अंदर अंदर बिल जो है वो आपको ये जो है बजट जो है वो आपको पास करवाना ही करवाना है, ठीक है। अब जब 2-3 दिन यहाँ पे हो जाते हैं तो सरकार ये जो है स्पीकर जो है वो ये क्या क्या देते हैं कि सारी जो है सारी वोटों को इकट्ठा करके, सारी डिमांड्स को इकट्ठा करके एक ही मोशन के तहत उसको पास करवा दिया जाता है। उस मोशन को क्या कहा जाता है, गिलोटिन मोशन, ठीक है। स्पेलिंग में आपको बाद में दिखा दूंगा। गिलोटिन मोशन के तहत उसको जो है वो पास करवा दिया जाता है। गिलोटिन क्या होता है, वो आपने बचपन में टॉम एंड जेरी जब आपने देखा होगा तो आप देखते नहीं हो कि वो जो एक यहाँ पे फट्टा सा होता है, ठीक है, यहाँ पे सर फंसा देते हैं तो और ऊपर से आपका ब्लेड जो होता है वो आके झटके से आपका सर जो है वो काट देता है, उसको कहा जाता है गिलोटिन मशीन, ठीक है। तो ये फ्रेंच उसमें जो है जब हम फ्रेंच हिस्ट्री पढ़ते हैं ये वहां पे जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था, वहां पे जो कैदी वगैरह जो थे उनको गिलोटिन की सजा जो है वो दी जाती थी, ठीक है। तो उनको ऐसे करके मार दिया जाता था। तो यही होता है आपका गिलोटिन मोशन। तो इसमें सारे मोशंस को इकट्ठा करके, सारा जो आपका बजट होता है उसको इकट्ठा करके बाद में आपके ये जो होता है स्पीकर जो होते हैं बोल देते हैं कि हम जो है इन सबको इकट्ठा कर रहे हैं, दोज हु इन द फेवर ऑफ द बजट से आए एंड दोज हु आर नॉट इन द फेवर ऑफ बजट से नो, ठीक है। तो जितने भी फेवर में होते हैं, अब क्योंकि सरकार उनकी अपनी होती है तो वो ज्यादा जो होते हैं वो आए कह देते हैं, ऑपोजिशन वाले नो 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 करते रहते हैं, लेकिन फाइनली जो है ये जो स्पीकर जो होते हैं तो वो फाइनली कह देते हैं कि बिकॉज ये जो है आपके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सेइंग आई हेंस द बजट इज स्टैंड पास्ड, ठीक है। तो इसी वजह से साथ ही आपका बजट जो होता है वो पास हो जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है, ये चीज कहलाती है आपकी गिलोटिन मोशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो इसका जो आपका एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है उसके ऊपर वोटिंग वगैरह होती है और फाइनली आपका एप्रोप्रिएशन बिल पास कर दिया जाता है और उसके बाद जो आपका फाइनेंस बिल जो होता है वो भी पास कर दिया जाता है। ये होती है आपकी स्टेज 5 और ये होती है आपकी स्टेज 6, ठीक है। तो ये दोनों बिल जो है ये पास करवा दिए जाते हैं, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है कि कहां पे आपका पैसे जो है वो खर्च होंगे, ठीक है, वो बिल पास करवा दिया, ठीक है। एंड देन कहां से वो पैसे आएंगे, फाइनेंस बिल, वो पास करवा दिया, ठीक है। इसी के साथ आपका बजट जो होता है वो पास हो जाता है, ठीक है। तो ये था सारा आपका कि बजट जो होगा वो आपका किस तरीके से पास होगा। अब बनाओ इसके नोट्स।